पिछली क्लास में हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, सब्जेक्ट का नाम क्या था? इनकम टैक्स। तो बीकॉम फाइनल ईयर में आप लोगों को पढ़ना है एक सब्जेक्ट इनकम टैक्स, जो हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था और मैंने उससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बताई थी, है ना। और फिर मैं ये इंडेक्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स के अंदर आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो क्लास नंबर 1 में मैंने आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है, ये कोई चैप्टर नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये कोई चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इनकम टैक्स के अंदर जो जो चीजें आती है उसका एक ओवरव्यू है, ठीक है। तो ये एक ही क्लास की लेक्चर रिकॉर्ड हुई है, उसको आप देख लोगे। अगर नहीं देखा था आपने तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा आपका। मेन चैप्टर आपका आता है यूनिट नंबर 1 में एक रेसिडेंशियल स्टेटस। कौन सा चैप्टर आता है? रेसिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थिति। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, और गारंटी है कि इससे यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन आएगा, गारंटी है। तो इसको आप लोग हल्के में मत लेना, ठीक है। चलो देखते, चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस, हिंदी में इसको बोलते हैं निवास स्थिति। निवास स्थिति, ठीक। क्या होता है ये चैप्टर? सुनो, टॉपिक का नाम क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस। एक मिनट अच्छे से लिख लेता हूं। टॉपिक का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस, हिंदी में इसको बोलते हैं निवास स्थिति। क्या होता है रेसिडेंशियल स्टेटस? तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मेरे को थोड़ा सा आप लोगों को पीछे लेकर जाना पड़ेगा बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। देखो, उसमें जाने के पहले मेरे को आप लोगों को एक छोटी सी चीज बतानी है, ध्यान से सुनना। रेसिडेंशियल स्टेटस जो चैप्टर है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो चैप्टर है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक बोलता हूं मैं पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी, ठीक है। ये जो भी मैं लिख रहा हूं ये आप लोगों का मेन नोट्स ही है, कॉपी में भी आप लोगों को इसी तरीके से लिखना है, और जो भी लिखा हुआ है उसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक। तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ये है आपका पार्ट ए। मतलब पार्ट ए में हमको इससे रिलेटेड चीजें पढ़नी है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस से, ठीक है। पार्ट बी में हमको पढ़ना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और ये जो चैप्टर है ये यूनिट नंबर 1 का पार्ट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनना, इस चैप्टर से 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल। अब 15 नंबर को कैसे वो डिवाइड करते हैं सुनना। हो सकता है वो पार्ट ए से क्वेश्चन ही ना दे, सीधा सीधा पार्ट बी से कितने नंबर का क्वेश्चन दे देगा? 15 नंबर का क्वेश्चन दे देगा। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि वो 5 नंबर का पार्ट ए का दे दे क्वेश्चन अलग से, और पार्ट बी का कितने नंबर का दे दे? 10 नंबर का। हो सकता है वो 7-8 करके भी दे सकता है, और हो सकता है कि 5 + 10
दोनों का मिक्स क्वेश्चन भी बनता है, मतलब एक ही क्वेश्चन अलग अलग नहीं। जैसे यहां पर मैं क्या लिखा, यहां पर मैं लिखा कि 5 नंबर का एक अलग क्वेश्चन आएगा और 10 नंबर का एक अलग क्वेश्चन आएगा। ये अलग अलग क्वेश्चन है, ए और बी करके आ सकता है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन बोल रहा हूं ना, ये मिक्स क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों पार्ट के कॉन्सेप्ट लगेंगे। नहीं, मतलब उस क्वेश्चन का कुछ पोर्शन जो है पार्ट ए का बनेगा, उसके बाद फिर पार्ट बी का काम चालू होगा उसी क्वेश्चन में। तो इसलिए पार्ट ए पढ़ के जाओगे, बी नहीं पढ़ोगे, या फिर बी पढ़ के जाओगे, ए पढ़ के जाओगे, ए पढ़ के नहीं जाओगे तो काम नहीं चलेगा। दोनों ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड मैंने बात की, तो अभी इसमें आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना, अभी तो सिर्फ चीजें समझनी है और पढ़नी है आप लोगों को। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए पढ़ना। पार्ट ए, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, बस मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। अब डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस बताने के पहले मेरे को आप लोगों को थोड़ा सा पीछे लेके जाना पड़ेगा, जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास में कुछ कुछ पढ़ा था। बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इनकम टैक्स की मीनिंग क्या होती है बताओ। इनकम टैक्स की मीनिंग क्या थी, टैक्स पेएबल ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन, कि किसी भी पर्सन की अगर इनकम पर टैक्स लग रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टैक्स को क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। तो यहां पर दो बात आई थी, पर्सन और इनकम। ठीक, पर्सन और इनकम, ये दो बातें आई थी। तो क्या गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्सन से टैक्स ले लेगी क्या, तुम कमा रहे हो दो हमको पैसा। मेरा बोलने का मतलब यह है कि इंडिया में बैठा हुआ आदमी, उसका रिलेशन इंडिया से है तो ठीक है, गवर्नमेंट का पूरा अधिकार बनता है उससे टैक्स लेने का। लेकिन जो अमेरिका में ही पैदा हुआ, अमेरिका में ही पला बड़ा, अमेरिका में ही रह के कमा रहा है, जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट उससे टैक्स लेगी क्या, नहीं। लेकिन सवाल एक उठता है, एक सवाल यह है कि एक ये अमेरिका है मान लो और ये इंडिया है। अमेरिका का आदमी बहुत दिनों से इंडिया में ही रह रहा है और यहीं रह के बिजनेस कर रहा है, यहीं रह के पैसा कमा रहा है, तो इस बंदे से टैक्स कौन लेगा, इंडिया की गवर्नमेंट की अमेरिका की गवर्नमेंट। ऐसा डायरेक्ट जवाब नहीं देना है, उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। दूसरा, इंडिया का आदमी बहुत दिन से अमेरिका में रह रहा है और अमेरिका में रह के ही पैसा कमा रहा है, वही बिजनेस कर रहे हैं, तो इस आदमी से टैक्स कौन सी लेगी, कौन सी गवर्नमेंट लेगी, अमेरिका की इंडिया। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं, क्या कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई आदमी यहां का है, यहां जाके पैसा कमा रहा है, यहां का आदमी यहां के पैसा कमा रहा है, तो अब ये वाला बोलेगा कि आदमी हमारा है, पैसा यहां के कमा रहा है, इंडिया बोलेगी आदमी हमारा है, पैसा आप क्या कमा रहे हैं। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है कि कौन सी गवर्नमेंट किससे टैक्स ले। तो इसके लिए पर्सन का हमको क्या देखना पड़ता है, रेसिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ता है। जिस बंदे का, जिस पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस जैसा होगा, उससे उस हिसाब से वहां की गवर्नमेंट टैक्स लेगी। मेरा बोलने का मतलब यह है कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है ना, वो उस कंट्री से उस पर्सन का रिलेशन बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अमेरिका में पैदा हुए, आप अमेरिका के ही वहीं पले बड़े, अब कंटिन्यू 1 साल आप इंडिया में रह जाओ, आप सिटीजन तो अमेरिका के कहलाओगे, लेकिन रेसिडेंट कहां के कहलाओगे, इंडिया के, और आपकी गवर्नमेंट, आप यहां की गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेगी। क्यों, क्योंकि आप यहां के क्या बन गए, रेसिडेंट बन गए। मतलब गवर्नमेंट को आप कहां के सिटीजन हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप इंडिया के सिटीजन हो, चाहे अमेरिका के सिटीजन हो, कहीं के भी सिटीजन हो, कोई लेना देना नहीं है। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाएगा, उसके बेस पे आपसे टैक्स लिया जाएगा। आप 4 साल से कंटिन्यू इंडिया छोड़ दो, इंडिया छोड़ के चले जाओ, 4 साल से आप यहाँ के नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। क्या बन जाओगे, नॉन रेसिडेंट। यहाँ की गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले पाएगी, या लेगी भी तो बहुत यहां से रिलेटेड इनकम पर लेगी, वहां की इनकम पर टैक्स नहीं लेगी आपसे। आ रही बात समझ में। तो इसलिए कौन से व्यक्ति से, कौन से पर्सन से टैक्स लेना है
कौन से पर्सन से टैक्स नहीं लेना है। तो लेना है कि नहीं लेना है वो तो साइड में रखो, किससे लेना है किससे नहीं लेना है ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, सामने वाले के रेसिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। तो पहले चलो टैक्स लेना है कि नहीं लेना है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको ये देखना है कि किसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा आ रहा है। इतनी बात समझ में आएगी। रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है ये किसी भी कंट्री से उसका रिलेशन बताता है, उस पर्सन का रिलेशन बताता है कि किसका किससे कितना गहरा संबंध है। आई बात समझ में। तो ये होता है रेसिडेंशियल स्टेटस। और रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दोनों अलग अलग चीज होती है। सिटीजनशिप जो होती है वो मतलब नागरिकता, सुनो ना हिंदी में नागरिक, आप कहां के नागरिक हो, आप भारत के नागरिक हो क्योंकि भारत में पैदा हुए हो। अगर आप कंटिन्यू 4-5 साल से छोड़ के चले जाओ भारत, तो आप भारत के नागरिक तो रहोगे लेकिन आप निवासी नहीं रहोगे, आप रेसिडेंट नहीं रहोगे इंडिया के। तो दो चीज में बोला, सिटीजनशिप और दूसरा रेसिडेंटशिप। ये दोनों क्या होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है, नागरिक सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता और इसको बोलते हैं निवासी। आप कहां के निवासी हो, निवास कहां करते हो, कहां रहते हो। क्लियर है मेरी बात। तो रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं आप लोगों को समझ में आया, किस पर्सन से टैक्स लेना है किससे नहीं लेना है ये अपने को डिसाइड करना है। अब सुनना ध्यान से। बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि पर्सन कितने टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल पर्सन। ये सब मैंने बताया था आप लोगों को। सभी प्रकार के पर्सन के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस की कैलकुलेशन करने का जो रूल है वो अलग अलग होता है। अभी हमको क्या करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए क्या काम आता है, रूल्स काम आते हैं। ठीक है, रूल्स काम आते हैं। तो सारे प्रकार के पर्सन के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस की डिटर्मिनेशन करने के लिए रूल जो है अलग अलग बने हुए। ठीक है, अब सबसे पहला पर्सन का मैंने क्या बताया था, इंडिविजुअल बताया था। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इंडिविजुअल्स की। हाँ, इंडिविजुअल्स। और अच्छी बात यह है कि आपके बुक में 96 से 97% क्वेश्चन जो है वो किसके हैं, इंडिविजुअल। 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपनी के और एचयूएफ के देखने को मिलेंगे, बाकी लोकल अथॉरिटी का क्वेश्चन नहीं है, उसका क्वेश्चन नहीं, क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म का नहीं है, फिर एओपी का नहीं है, बीओआई का नहीं, इन लोगों का नहीं है। सिर्फ इंडिविजुअल का सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, मतलब 50 क्वेश्चन होगा तो 45 क्वेश्चन सिर्फ किसका होगा, 45 से 48 क्वेश्चन इंडिविजुअल के होंगे, बाकी 2-3 क्वेश्चन जो है कंपनी और एचयूएफ के बस है। क्लियर है। तो देखो इंडिविजुअल मतलब कौन, इंडिविजुअल मतलब कौन, एक व्यक्ति, एक इंसान, नेचुरल पर्सन। ठीक है, अपने को इस व्यक्ति की क्या कैलकुलेट करनी है, क्या डिटरमाइन करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो देखो किसी भी इंडिविजुअल की जो रेसिडेंशियल स्टेटस होती है ना, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है। एक होता है रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट। मेरा बोलने का मतलब यह है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है ना, कोई भी इंडिविजुअल या तो क्या हो सकता है, रेसिडेंट, या फिर क्या बन सकता है, रेसिडेंट। एक ही आदमी एक टाइम पे दोनों नहीं बन सकता, या तो वो रेसिडेंट होगा या तो फिर क्या होगा, नॉन रेसिडेंट। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि ये जो आदमी है ये रेसिडेंट है कि ये नॉन रेसिडेंट है, उसके लिए एक रूल है, तो मेरे को वही आप लोगों को बताना है। तो इसके लिए हमको देखना पड़ता है बेसिक कंडीशंस। क्या देखना पड़ता है, बेसिक कंडीशंस देखनी पड़ती है। बेसिक कंडीशन, और बेसिक कंडीशन क्या होती है उसको भी थोड़ी देर रुक जाओ। बेसिक कंडीशन होती है कितनी, टोटल 2 बेसिक कंडीशन कितनी होती है, 2 बेसिक कंडीशन होती है। ठीक है, क्या होती है अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं। अगर वो इंडिविजुअल
अगर वो इंडिविजुअल पहली बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर देता है, मतलब कुछ रूल है कि भाई ये करना पड़ेगा, एक एग्जांपल दे देता हूं, ये आदमी को इतना दिन इंडिया में रहना पड़ेगा, तो कंडीशन पूरा कर दिया, या फिर दूसरी भी पूरी कर दिया, पहली नहीं किया दूसरी कर दिया, या फिर दोनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा। अगर वो पहली कंडीशन पूरी कर रहा है दूसरी नहीं कर रहा है, पहली पूरी नहीं कर रहा है दूसरी कर रहा है, ये तीनों समझ में आया कंडीशन। दो रूल है, एक रूल पूरा कर दिया दूसरा भी पूरा कर दिया तो भी रेसिडेंट कहलाएगा, पहला कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है तो भी रेसिडेंट, पहला नहीं कर रहा है दूसरा कर रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट, और एक भी पूरा नहीं करेगा तो क्या बनेगा, वो और रेसिडेंट बनेगा। तो वो रूल क्या है 2 मिनट में डिस्कस कर रहा हूं, पहले इतना आप लोग हजम करो, क्योंकि यही चीज है ना आपके बुक में थ्योरी में लिखी हुई है लंबी चौड़ी, थ्योरी पढ़ के समझ में नहीं आता ये चीज, और इनकम टैक्स की भाषा तो और जाने दो, ठीक है। तो इसको, तो ये लॉ है ना, एक्चुअली इनकम टैक्स का एक लॉ है। हाँ हाँ, तो वही चीज है कि उस चीज को सिंप्लीफाई करके मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और पढ़ेंगे हम वही घुमा फिरा के, है ना, लेकिन उस चीज को पूरा एकदम जो टू द पॉइंट बात लिखी रहती है लॉ में, लॉ की लैंग्वेज क्या होती है, बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो बच्चे डायरेक्ट उसको पढ़ नहीं सकते, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है या समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा है। और हम लोग क्या है, इस चीज को बहुत दिन से पढ़ रहे और जान रहे इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो इस चीज को ये हमारा पूरा एक नोट्स बनाया हुआ है, तो आपको आपकी बुक जितनी हेल्प नहीं करेगी ना पढ़ने में, उतनी आपको ये नोट्स मदद करने वाली, ठीक है। ये जितनी चीज मैंने डायग्राम बना के रख दिया ना आपके सामने, यही चीज थ्योरी में लिखा हुआ है, पढ़ना, एक पेज की पूरी थ्योरी लिखी हुई है, सेक्शन 6(1) पढ़ो ना क्या लिखा है उसमें, रेसिडेंशियल स्टेटस में, समझ में नहीं आएगा क्या है, अभी मत खोलो, मैं तो ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। तो चलो, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, और कौन से पर्सन का कर रहे हैं अभी, इंडिविजुअल का। तो कोई भी इंडिविजुअल जो है या तो वो रेसिडेंट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, नॉन रेसिडेंट, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन कितनी होती है, दो बेसिक कंडीशन होती है, वो दोनों बेसिक कंडीशन पूरी कर देगा तो भी क्या बनेगा, रेसिडेंट, पहली करेगा दूसरी नहीं करेगा तो भी क्या बनेगा, रेसिडेंट, पहली नहीं करेगा दूसरी करेगा तो भी क्या बनेगा, और एक भी पूरी नहीं करेगा तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। क्लियर है। अब सवाल यह है कि बेसिक कंडीशन क्या है सर। आप लोगों को मैंने बताया था प्रीवियस ईयर नाम की एक चीज होती है, क्या होती है प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर के पहले वाला जो साल होता है, मतलब उस साल में पर्सन पैसा कमाता है और उसको हिसाब किताब मेंटेन करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो हमारे सिलेबस में अभी प्रीवियस ईयर क्या है, हमारे में प्रीवियस ईयर का क्या है, असेसमेंट ईयर 24-25 है, असेसमेंट ईयर 24-25 पढ़ रहे हैं ना हम लोग अभी। तो इसके पहले वाला जो साल है ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर, मतलब इस साल में जो पैसा कमाएगा उसके ऊपर टैक्स कब देगा, 24-25 में। तो अभी आप लोगों को जो भी कैलकुलेशन करना है वो 23-24 को प्रीवियस ईयर को बेस लेके करना है। अब मैं जो भी कहीं पर भी प्रीवियस ईयर वर्ड लिख दिया, PY प्रीवियस ईयर, तो आप लोगों को कौन सा साल सोचना है, 23-24 को सोचना है। क्लियर है। हाँ, फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। देखो पहली बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, इफ इंडिविजुअल resides in India for at least 182 days during previous year। ये पहले नंबर की बेसिक कंडीशन है दोस्तों। 182 दिन मतलब मोटा मोटी 6 महीना होता है। 180 दिन में अपन बोलते हैं ना ऐसे, मतलब 6 महीना मतलब 1 महीना मतलब 30 दिन, तो 6 महीना मतलब कितना दिन, 180 दिन के आसपास होता है। किसी महीने में 31 दिन आता है, किसी महीने में 30 दिन, इसलिए 182 दिन लेके चल रहा है वो। अगर कोई इंडिविजुअल
इंडिया में एक एक वर्ड काम का है। अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में एटलीस्ट 182 दिन रहता है, रिसाइड करना मतलब रहना, कब रह रहा है? प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर मतलब यहां पर बात किसकी हो रही है? 23-24 की। अगर कोई भी बंदा, चाहे वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने का रहने वाला हो, वो इंडिया में अगर आके प्रीवियस ईयर 23-24 में एटलीस्ट 182 दिन रह के चला गया, तो उस बंदे को हम रेसिडेंट बोल देंगे। मतलब मानेंगे कि उसकी पहली बेसिक कंडीशन पूरी हो गई, और पहली बेसिक कंडीशन पूरी हो जाती तो वो बंदा क्या कहलाएगा? रेसिडेंट कहलाना चालू हो जाएगा। नहीं, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर साल के लिए बनेगा। तो उस साल में जो पैसा कमाएगा ना, उस साल के ऊपर टैक्स उससे गवर्नमेंट लेगी। अगले साल मान लो चला गया, नहीं है, तो उस साल के लिए रेसिडेंट नहीं होगा वो। रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल चेंज हो सकती है इंसान की। क्लियर है? तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो है उसके लिए हमको बेसिक कंडीशन देखनी पड़ती है, और बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या बोलती है कि प्रीवियस ईयर 23-24 लिखना नहीं है, प्रीवियस ईयर में उसको एटलीस्ट वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 182 दिन रहना पड़ेगा। मतलब अगर आया 200 दिन रहा तो कंडीशन पूरी होगी कि नहीं होगी? 200 दिन में कम से कम 182 दिन तो आ ही गया ना। 180 दिन रहा तो पूरी होगी कि नहीं होगी? 180 बोला, 180 से तो कम हो गए ना दिन, 182 से तो 180 कम है ना। तो एटलीस्ट मतलब, एटलीस्ट वर्ड का मतलब ये होता है कि 182 दिन या उससे ऊपर रहेगा तो कंडीशन पूरी होगी, और 182 दिन से नीचे रहेगा तो कंडीशन पूरी नहीं होगी। एटलीस्ट मतलब मिनिमम 182 दिन रहना है कम से कम। उससे ज्यादा रहे या एग्जैक्ट 182 दिन रहे तो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि 182 दिन कंटिन्यू रहना जरूरी है कि टुकड़े टुकड़े में रहेगा तो भी चलेगा? 182 दिन कंटिन्यू रहेगा कि टुकड़े टुकड़े में भी रहेगा तो भी चलेगा? तो 182 दिन हम पूरे साल का इकट्ठा देखते। अप्रैल में आया, मई में चल दिया, फिर जून में आया, जुलाई में चल दिया, अगस्त में चल दिया, सितंबर में आया, ऐसे टुकड़े टुकड़े करके हमको पूरे साल का इकट्ठा देखना है, महीनों को जोड़ना है। 182 दिन से या उसके ऊपर आ गया तो कंडीशन पूरी, और उससे कम है तो कंडीशन पूरी नहीं होगी। मतलब वो कंटिन्यू रहे या टुकड़े टुकड़े में रहे, दोनों ही केस में हमको चेक करना है, कैलकुलेशन करके देखना है, मतलब उस पूरे साल में देखना है। तो यहां पर कहीं लिखा है कि कंटिन्यूअस 182 डेज नहीं, एटलीस्ट 182 दिन, वो पूरे साल भर में चेक करना है आपको। अप्रैल में आया, 2 महीने के लिए बाहर चला गया, फिर जुलाई में आ रहा है तो फिर चले गया, ऐसे करके पूरा 182 दिन होना चाहिए। क्लियर है? ये कंडीशन समझ में आई ना? धीरे धीरे कंडीशन थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेट होते जाएगी। तो पहली कंडीशन को एकदम आप लोग याद कर लो, फिर अपन सेकंड नंबर की कंडीशन में आ रहे हैं। लिखूं अब सेकंड कंडीशन क्या है? देखो, आप लोग यहाँ आके चेक कर लो, किसी भी प्रकार की कॉपी नोट्स कुछ नहीं रखा हुआ है। मैं अपना कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं और ये भी नहीं बताना चाह रहा हूं कि मेरे को रूल याद है। ये तो मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मेरे दिमाग में पूरा फिट है। मेरा बोलने का मतलब है कि आपको भी इसी स्टेट में आना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, ये जितना भी रूल है आपको अपने दिमाग में पूरा फिट करना पड़ेगा, तभी सवाल बनेगा। क्योंकि एग्जाम में जाओगे तो कागज ले जाने नहीं मिलेगा, नोट्स का पन्ना, है ना? हाँ, एक एक चीज जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं वो सारी आप लोगों को याद रखनी है, और इसी कारण से मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड भी दे रहा हूं कि कम से कम उस चीज को 2-4 बार सुन लो और आप लोगों का वो याद रह जाए। चलो, सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, ध्यान से सुनना ना। अच्छा, सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन में आने के पहले एक मैं छोटा सा काम और कर रहा हूं। एक डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम मतलब उस चीज को एक्सप्लेन कर दो। क्या क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लोगों को लिखा हुआ समझ में नहीं आता, फोटो देखते तो तुरंत समझ में आ जाता है। तो ये ऐसे बच्चों को डेडिकेटेड है। एटलीस्ट 182 डेज, ये हमारा क्या है,
प्रीवियस ईयर, और कहाँ रहना पड़ेगा उसको, इंडिया। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर थ्योरी में, उसी का ही ये डायग्राम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं अपन, अगली बेसिक कंडीशन। क्या बोलती है अगली बेसिक कंडीशन? अगली बेसिक कंडीशन ये बोलती है, इफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का शॉर्ट फॉर्म है ना INDL, resides in India for at least 60 days, for at least 60 days during the previous year and for at least 365 days during 4 years just before प्रीवियस ईयर। ये डैश क्यों किए हो सर आप बाजू में, ये थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में क्लियर करूंगा, पहले इस कंडीशन को जितना लिखा है बस उतना समझो। बस इसके ऊपर फोकस करो। इफ इंडिविजुअल, बात इंडिविजुअल की हो रही तो इसलिए इंडिविजुअल लिख रहे हैं। इफ इंडिविजुअल रिसाइड्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी डेज, 60 days ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब 23-24, एंड फॉर एटलीस्ट 365 days ड्यूरिंग 4 years जस्ट बिफोर प्रीवियस ईयर। इसको समझाने के पहले डायग्राम बना देता हूं, तो उससे आप लोगों को 2 मिनट नहीं लगेगा समझने में। प्रीवियस ईयर है, यहां पर उसको कितना दिन रहना पड़ेगा, एटलीस्ट 60 days रहना पड़ेगा। कहां पर, इंडिया में। और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल, तो ये तो 23-24 है, इसके पहले कौन सा साल था, 22-23, इसके पहले कौन सा साल था, 21-22, इसके पहले कौन सा साल था, 20, इसके पहले कौन सा साल था। तो ये देखो 4 साल हुआ कि नहीं, 1 2 3 4, मतलब प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल हो गए। इन 4 सालों में मिला करके एटलीस्ट उसको कितना दिन और रहना पड़ेगा, 365 days और रहना पड़ेगा। मतलब तो रह लिया होगा, एटलीस्ट 365 days इंडिया में रहना पड़ेगा। हाँ, 4 साल में टोटल मिला के 365 दिन देखना है। अब इस साल में मान लो 50 दिन रहा होगा, इस साल 100 दिन रहा होगा, इस साल 200 दिन रहा होगा, इस साल 100 दिन रहा होगा, तो टोटल मिलाओगे तो कितना दिन हो गया, 365 से ऊपर हो गया। तो प्रीवियस ईयर में कितना दिन देखना है, 60 दिन, और प्लस प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में कितना दिन देखना है, 365 दिन। अगर ये दोनों कंडीशन साथ में अगर फुलफिल हो रही है तो सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन पूरी होगी। मतलब सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन के अंदर 2 कंडीशन है, प्रीवियस ईयर में कितना दिन देखना है 60, और प्रीवियस ईयर के 4 साल में, पहले के 4 साल में कितना दिन देखना है, 365 दिन। अगर ऐसा होता है
अगर ऐसा होता है तो सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन भी पूरी हो गई ऐसा मानेंगे। अब जो कोई बंदा दोनों ही बेसिक कंडीशन पूरी कर देगा, ये वाली भी और ये वाली भी, तो वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट। पहली पूरी करेगा दूसरी नहीं करेगा, पहली नहीं करेगा दूसरी करेगा, तो भी क्या कहलाएगा? रेसिडेंट। हाँ, अगर यहां पर मान लो 60, यहां पर किधर बोल रहे हो? इधर वाला। हाँ, जैसे यहां पर 60 डेज रह गया और यहां पर 300 ही दिन आ रहा है पिछले 4 साल में, तो कंडीशन पूरी नहीं होगी। यहां पर मान लो 50 दिन आ रहा है, लेकिन इस तरफ देखोगे तो 400 दिन आ रहा है, तो इधर का पूरा हो गया, ये पूरा नहीं हुआ, तो भी कंडीशन पूरी नहीं हुई। मतलब ये दोनों साइमल्टेनियसली पूरा होना चाहिए। 60 भी दिन देखना है और 365 दिन भी देखना है। तो ये जो मैंने लिखा इसको अच्छे से समझो और याद रखो। रेसिडेंशियल स्टेटस, हम अभी क्या कर रहे हैं? किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके रूल को समझ रहे। तो किसी भी इस इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होता है वो रेसिडेंट भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है? नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट कैसे बनता है और नॉन रेसिडेंट कैसे बनेगा, उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन कितनी होती है? 2। पहली बेसिक कंडीशन पूरी करेगा दूसरी भी करेगा तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। पहली पूरी करेगा दूसरी नहीं करेगा तो भी क्या बनेगा? रेसिडेंट। पहली नहीं करेगा दूसरी करेगा तो भी क्या बनेगा? रेसिडेंट। और एक भी पूरी नहीं करेगा तो क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट। क्लियर है? पहले नंबर की बेसिक कंडीशन क्या बोलती है कि उस इंडिविजुअल को प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 दिन और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में एटलीस्ट 365 दिन रहना पड़ेगा इंडिया में, तब वो कंडीशन पूरी मानेंगे दूसरी वाली। अब ये कंडीशन जिस हिसाब से भी पूरी करेगा, कोई एक या दोनों, तो रेसिडेंट, और एक भी पूरी नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा? वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? चलो एक एग्जाम्पल मेरे को करवाना है। रफ कॉपी खोल लो आप लोग, ठीक है? ये ऑन रिकॉर्ड बस रहेगा एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है? बाकी ये कहीं पे बुक का क्वेश्चन नहीं है, बस अपने मन से क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। हाँ बताऊंगा ना भाई। चलो एक एग्जाम्पल नोट करो, रफ में करना ना, फेयर नहीं करना। मिस्टर रमेश is a citizen of America. He came to India on 1 जून 2023 and went back to America on 15th of January 2024। कब गया वो बाहर वापस? On the basis of above information, determine residential status of Mr. रमेश। ठीक है? एज्यूम मिस्टर रमेश फर्स्ट टाइम
टू इंडिया। चलो ये एक एग्जांपल है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। चलो बनाना स्टार्ट कर दो। आपको पहले ये हिसाब लगाना है कि रमेश कितना दिन कब रहा। चलो एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद फिर अपन आगे आप ही लोग बनाओगे। मिस्टर रमेश इज अ सिटीजन ऑफ अमेरिका। तो मैं अभी आप लोगों को बताया कि सिटीजनशिप से कोई लेना देना रहता है क्या? नहीं। वो इंडिया आया, कब आया? 1 जून 2023 को आया। और वापस कब गया? ये बैक है ना, बैक। वापस कब गया? 15 जनवरी 2024 को। तो अपने को है ना पहले 1 जून से लेकर 15 जनवरी तक कितने दिन होते हैं वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो आपको कैलकुलेट दिन में गिनना, महीने में नहीं गिनना है, क्योंकि कंडीशन में जितना भी लिखा हुआ है वो सब क्या लिखा है? दिन में लिखी हुई बातें। तो आपको महीने में नहीं कैलकुलेट करना है, दिन में हिसाब लगाना है कि कितना दिन रहा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर रमेश। एज्यूम, ये आपको मानना है कि मिस्टर रमेश जो है पहली बार इंडिया विजिट किया था, मतलब इसके पहले आज तक इंडिया नहीं आया था। सबसे अच्छा तरीका है दिन में निकालने का। आप पूरे महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आपको कभी भी दिन लिखना है ना, मतलब महीने लिखना है, अप्रैल से स्टार्ट करना, मार्च तक जाना। जनवरी से दिसंबर वाला बात नहीं चलेगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी एक फाइनेंशियल ईयर के बेस पर होता है, इसलिए। हाँ, अब बताओ 1 जून को आया तो अप्रैल में था क्या? वो नहीं था। मई में था क्या? नहीं। जून में 1 तारीख को आया, तो जून में टोटल कितने दिन रहा होगा वो? 30। जिस दिन इंडिया आ रहा है ना उस दिन को भी गिनते हैं कि इंडिया में है, और जिस दिन इंडिया छोड़ के जाएगा उस दिन को भी गिनेंगे कि इंडिया में ही था, क्योंकि ट्रेन पकड़ेगा, फ्लाइट पकड़ेगा, जो भी, तो इंडिया में तो था ना उस दिन। जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन। अब आप लोगों को ये तो पता है ना कि 30-31 दिन कौन से महीने में कितना रहता है। सितंबर में कितना दिन? 30। अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में कितना? 31। जनवरी में कितना दिन? 1 तारीख से 15 तारीख तक रहा, 16 तारीख से दिखना बंद हो जाएगा वो। तो जनवरी में कितना दिन लिखोगे? 15। फरवरी में था क्या? मार्च में था क्या? नहीं। अब इसका टोटल मार दो, कितना मारो ना टोटल। कैसे लगाओगे? 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 कितना होता है? 201, 30, 30, 30, 90, 120, 150, 180 और ये 210, 11, 12, 13, 14, 200 कितना दिन हो गया? 214 और 15, 229 दिन रह रहे। कैलकुलेट करो तो मेरा कैलकुलेशन खराब है। एक मिनट रुक जाओ, मैं ही कर लेता हूं। 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 15। एक तो नहीं, गलत जोड़ा है। 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 15, 229 दिन करेक्ट जुड़ाया था। तो बताओ ये कितने दिन इंडिया में रहा? तो बताओ इसने पहले नंबर की कंडीशन पूरी करी कि नहीं? ठीक है, पहले नंबर की पूरी कर लिया कंडीशन। दूसरे नंबर की पूरी कर रहे कि नहीं कर रहे?
दूसरी पहली वाली तो कर रहे हैं, दूसरी वाली देखो 60 दिन देखोगे तो है, और पहली बार इंडिया है तो मतलब पिछले 4 साल का रिकॉर्ड मिलेगा क्या? तो दूसरी नहीं कर रहा है लेकिन पहली कर रहा है, तो वो भी क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बन जाएगा। ऐसा है। अभी तो मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता रहा था, इसमें सॉल्यूशन इसका 5 स्टेप में बनता है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो रूल में आधा भी नहीं बताया हूं। ये जो रूल मैंने बताया ना आप लोगों को, ये आधा भी नहीं, अभी इसका अभी और बचा आगे का पार्ट। अब सुनो मेरी बात, इतना समझ में आया आप लोगों को कॉन्सेप्ट? अब यहां पर सर आप डैश करवाए थे, उसका मतलब क्या समझ में नहीं आया, फैजल पूछ रहा था। यहां पर कभी कभी 60 दिन के बदले कितना दिन देखना पड़ता है? नहीं, मेरी बात समझो, मैं जो बोल रहा हूं, नॉर्मली ये जो कंडीशन है, अभी आप इसको पढ़ो वापस, अभी पढ़ो क्या लिखा है। अभी क्या लिखा है? इफ इंडिविजुअल रिसाइड्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड फॉर 365 डेज ड्यूरिंग 4 years बिफोर प्रीवियस ईयर, ऐसा लिखा है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जहां पे हम इस कंडीशन को ऐसे पढ़ते हैं, 60 डेज के बदले हम 182 दिन देखते हैं। अब वापस पढ़ो इस कंडीशन को, क्या लिखा है। हाँ, 6 महीना नहीं बोल सकते, 182 डेज बोलना है। प्रीवियस ईयर 182 डेज ड्यूरिंग, मतलब प्रीवियस ईयर में 182 दिन प्लस प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में भी कितना देखना पड़ेगा। मतलब कंडीशन पूरी वही का रहेगी, बस वो 60 के बदले हमें 182 देखेंगे। आ रही बात समझ में? तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जब हमको 60 डेज के बदले 182 डेज देखना है? हाँ सुनो, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। क्या बोलते हैं हम? एक्सेप्शंस। जनरल रूल बोलता है 60 दिन देखने, जनरल रूल, सामान्य रूल सभी के लिए, जैसे आप हो, मैं हूं, तो हमारे लिए कौन सा रूल है? 60 दिन वाला। लेकिन 3 टाइप के लोग ऐसे हैं जिनके लिए 60 दिन नहीं देखा जाएगा। कितना दिन देखा जाएगा? 182 दिन। बाकी पूरी कंडीशन एज इट इज शुरू से लेकर आखिरी तक वही रहेगी, बस 60 के बदले कितना देखोगे? 182 डेज। मतलब पिछला 365 तो लेके चलना ही है हमेशा, उसको छोड़ना नहीं है, ये आपको अलग से देखना है। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जब आपको 60 डेज के बदले 182 डेज देखना पड़ेगा? When we have to see 182 days instead of in कब हमको बेसिक कंडीशन नंबर 2 में 60 डेज के बदले कितना दिन देखना पड़ेगा? 182 डेज। ठीक है, ये जो नोट्स लिख रहा है एकदम सिस्टमेटिक लिख रहा हूं, आपकी कॉपी में भी इसी फॉर्मेट में ही लिखना है इसको। कब कब ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमको 60 डेज के बदले 182 डेज देखना पड़ेगा? तो इसके अंदर 3 ऐसी सिचुएशन होती है जब 60 डेज के बदले 182 डेज देखना पड़ेगा। पहली कंडीशन, when individual is a crew member, जब इंडिविजुअल क्या है? क्रू मेंबर है। क्रू मेंबर मतलब पानी का जहाज, सुने हो ना, पानी का जहाज। तो पानी के जहाज का क्या होता है कि वो कभी इस देश में रहेगा, कभी उस देश में रहेगा, कभी बीच पानी में रहेगा, ना इस देश में ना उस देश में, ऐसा होता है। तो पानी के जो जहाज में काम करते हैं लोग, उनको क्रू मेंबर बोलते हैं। उन लोगों को छूट दी गई है कि भाई तुम लोग है ना 60 दिन के बदले, छूट नहीं बोल सकते, उन लोगों को एक्स्ट्रा कंडीशन में फंसाने के लिए 182 दिन रखा गया उनके लिए। हाँ, आगे बात समझ में? तो जो क्रू में रहते हैं, क्रू के सदस्य हैं, जहाज के सदस्य हिंदी में बोलते हैं, उन लोगों के लिए 60 दिन वाला रूल नहीं लगता, उन लोगों के लिए 182 दिन वाला रूल लगता है। मतलब अगर कोई क्रू मेंबर है तो उसके लिए सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे?
इफ अ क्रू मेंबर या फिर कोई इंडिविजुअल जो क्रू मेंबर है resides in India for at least 182 days during the previous year and 365 days during 4 years just before previous year, ऐसा पढ़ोगे। ठीक है, यहां पर क्रू मेंबर लोगों के लिए 182 दिन देखा जाता है, 60 दिन नहीं देखा जाता है। ठीक है, दूसरा, इफ नहीं आएगा, इफ इंडिविजुअल is leaving India during previous year for अगर कोई लीविंग मतलब LIVING वाला लिविंग नहीं है, LEAVING वाला लिविंग, लिविंग मतलब छोड़ के जाना वाला। अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में, और किस लिए जा रहा है, घूमने के लिए, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है और जॉब भी लग सकती है, नौकरी भी लग सकती है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा अमिताभ बच्चन वाला, आपके बुक में है क्वेश्चन अमिताभ बच्चन वाला। ठीक है, वो इंडिया छोड़ के जाता है और वहीं उसकी तबीयत खराब हो जाती है, फिल्म शूटिंग करने के लिए जाता है, तो फिल्म शूटिंग उसका रोजगार है कि नहीं, तो उसके लिए अमिताभ बच्चन के लिए 182 डेज वाला कंडीशन लग जाएगा फिर। ठीक है, आएगा क्वेश्चन। तो इंडिविजुअल अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में, तो किस पर्पस के लिए जा रहा है, घूमने के लिए नहीं जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है। तो उसलिए इस वाली स्थिति में, इस कंडीशन में, जो सेकेंड बेसिक कंडीशन है वहां पे 60 दिन नहीं देखा जाएगा। कितना दिन देखा जाएगा, 182 दिन देखा जाएगा। तीसरा, if individual of Indian origin comes to India during the previous year for विजिट पर्पस ओनली। पहले बताओ, कोई इंसान इंडिया आएगा क्यों? वो इंडिया छोड़ के गया हुआ है तभी तो इंडिया आएगा। इंडिया में ही रहने वाला आदमी इंडिया ही आएगा क्या? आप अगर इस क्लास में आओगे, इस क्लास में नहीं हो, तभी तो बाहर से अंदर आ सकते हो। ऑलरेडी आप इस क्लास में बैठे हो तो आप अंदर आओगे क्या? आप तो ऑलरेडी अंदर ही हो। तो ये ऐसे लोगों की बात हो रही है जिन लोग इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। वो इंडिया घूमने के लिए आते रहते हैं बीच बीच में, परिवार से मिलने के लिए। आगे बात समझ में क्या लिखा है? इफ इंडिविजुअल ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति इंडिया आ रहा है, और कब आ रहा है? प्रीवियस ईयर में आ रहा है। और किस लिए आ रहा है? पैसा कमाने, विजिट करने। विजिट मतलब घूमने फिरने, ट्रेवल करने के लिए। अगर इस कारण से अगर कोई इंडिया में आ रहा है व्यक्ति, तो उसके लिए भी 182 डेज की कंडीशन देखी जाएगी, 60 डेज की नहीं देखी जाएगी। क्लियर है? अब यहां पर एक सवाल उठता है, इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? इंडियन ओरिजिन मतलब या तो वो खुद, या उसके माँ बाप, या फिर उसके परदादा, ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए होंगे, तब उस बंदे को क्या बोला जाएगा? इंडियन ओरिजिन। जैसे ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, बोलते हैं इंडियन मूल का है, मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति बोलते हैं कि नहीं? ऋषि सुनक का इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, वो कहाँ के थे? इंडिया के। लेकिन वो वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, वहां का प्रधानमंत्री भी बन गया। लेकिन इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है वो। मेरा बोलने का मतलब समझ में आ रहा है? अब इंडिया मतलब अनडिवाइडेड इंडिया। इंडिया मतलब कौन सा इंडिया? अनडिवाइडेड इंडिया। अगर आप 1947 के बाद, पहले तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही था। अगर आप लाहौर में भी पैदा हुए रहोगे तो भी आप क्या कहलाओगे? इंडियन ओरिजिन। क्वेश्चन आएगा लाहौर वाला कि एक व्यक्ति है जो लाहौर में पैदा हुआ था और वो इंडिया आ रहा है, तो लाहौर तो भाई अनडिवाइडेड इंडिया मतलब कौन सा हो गया? इंडियन ओरिजिन वाला हो गया। क्लियर है?
तो ये 3 कंडीशन ऐसी है जब सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन में 60 दिन नहीं देखा जाएगा। कितना दिन देखा जाएगा? 182 डेज देखा जाएगा। ठीक है, अंश और सेजल आप लोग हो कि नहीं क्लास में? ठीक है, आप लोग एकदम शांत हो, तो कोई उधर से रिप्लाई या डाउट कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी मेरी बात तो आप लोग सुन ही रहे होंगे। तो ये कंडीशन है, अभी आधा और बचा है। हाँ, तो किसी भी पर्सन की रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए देखना पड़ता है कि वो पर्सन रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट कैसे बनेगा? 2 बेसिक कंडीशन में से दोनों या कोई एक पूरी कर देगा, और एक भी पूरी नहीं करेगा तो क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट, और पूरी कर देगा तो रेसिडेंट। 2 बेसिक कंडीशन क्या होती है? 182 दिन वाली, और 60, 182 और 365 दिन वाली। ये, और उसके लिए अपने को 300 जो एक्सेप्शन है वो देखना पड़ेगा, ये वाला 3 कंडीशन। ठीक है, अब ये मैंने अभी तक लिखवाया, और यही चीज आपके कॉपी में भी नोट डाउन करना है आप लोगों को। अभी नहीं, ये इसका पीडीएफ भेज दूंगा, बाद में कर लेना। और जो भी लैंग्वेज मैं यूज कर रहा हूं ना, तो लैंग्वेज के जो सेंटेंस का जो फ्रेमिंग है वो मैं अपने मन से किया हूं, लेकिन जो वर्ड्स यूज कर रहा हूं अंदर में, इंडिविजुअल, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कहीं पे कुछ भी आ रहा होगा, तो ये सब लॉ की लैंग्वेज, लॉ के शब्द है। तो मैं मिक्स कर दिया हूं चीजों को ताकि आप लोगों को वो चीज आसान लगे। ठीक है, सेंटेंस फ्रेमिंग मेरी है, लेकिन वर्ड्स किसके हैं? इनकम टैक्स के। अब नॉन रेसिडेंट अगर कोई बन जाता है, अगर कोई व्यक्ति क्या बन जाता है? नॉन रेसिडेंट, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। नॉन रेसिडेंट है, आगे कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर कोई रेसिडेंट बन जाता है तो रेसिडेंट के भी 2 अलग अलग और टाइप्स होते हैं। नहीं है बात समझ में? अगर कोई रेसिडेंट बन गया तो अच्छी बात है, सॉरी नॉन रेसिडेंट बन गया तो अच्छी बात है, आप लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले, उसके आगे कुछ करना ही नहीं है, बात वहीं खत्म। लेकिन अगर कोई बंदा रेसिडेंट बन जाता है तो आपको और देखना पड़ेगा फर्दर कि वो किस टाइप का रेसिडेंट है। क्या देखना पड़ेगा? वो किस टाइप का रेसिडेंट है। वो 2 टाइप के रेसिडेंट होते हैं। अभी हम क्या अभी हम जो पढ़े यहां पर, नहीं, अभी हम जो देखे रेसिडेंशियल स्टेटस के 2 टाइप देखे, कि एक रेसिडेंट होता है, नॉन रेसिडेंट होता है। अब जो मैं बता रहा हूं, रेसिडेंट के 2 टाइप होते हैं, नॉन रेसिडेंट के 2 टाइप नहीं होते, रेसिडेंट के भी 2 टाइप होते हैं। तो एक टाइप होता है आपका ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और दूसरा होता है नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्या बोला? ऑर्डिनरीली, ऑर्डिनरी नहीं, ऑर्डिनरीली और नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OR, और दूसरे को बोलते हैं NOR, OR और NOR। इसके 2 और टाइप्स होंगे, एक होगा ये रेसिडेंट के, और 2 टाइप्स होते हैं, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट जिसको OR बोला जाता है, और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब हमको पता कैसे चलेगा कि वो जो रेसिडेंट तो बन गया, कि वो किस टाइप का रेसिडेंट है, OR है कि NOR है, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? एडिशनल कंडीशन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशंस हिंदी में बोलते हैं अतिरिक्त शर्तें, एडिशनल कंडीशंस, ये देखना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी, वो भी कितनी होती है? 2 होती है। एडिशनल कंडीशन भी कितनी होती है? 2। जैसे बेसिक कंडीशन 2 होती है, वैसे ही एडिशनल कंडीशन भी 2 होती है। क्या होती है एडिशनल कंडीशन? 2 मिनट अभी उसमें दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अगर कोई बंदा, अगर कोई रेसिडेंट पहले नंबर की एडिशनल कंडीशन पूरी कर देगा और दूसरी भी एडिशनल कंडीशन पूरी कर देगा, तभी वो क्या कहलाएगा? तभी वो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। मेरा बोलने का मतलब यह है, अगर वो बंदा पहली कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है
और दूसरी कर रहा है, या फिर पहली कर रहा है और दूसरी नहीं कर रहा है, या फिर एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। मतलब पहली नहीं कर रहा है, दूसरी कर रहा है, या फिर पहली कर रहा है तो दूसरी नहीं कर रहा है, या फिर दोनों नहीं कर पा रहा है। ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट है ना ये, तो क्या बन जाएगा? NOR बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? NOR, नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाएगा। अब इसको थोड़ी देर समझो क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि ऊपर वाली चीज और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी है। अगर ये वाला ऊपर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। समझो, रेसिडेंट के दो पार्ट होते हैं या दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो कैसे पता चलेगा वो OR है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? एडिशनल कंडीशन देखना पड़ेगा, अतिरिक्त शर्तें। एडिशनल कंडीशन भी कितनी होती है? 2। पहली एडिशनल कंडीशन पूरी हो रही है और दूसरी हो रही है, पहली भी हो रही है और दूसरी भी हो रही है, तो वो क्या बनेगा? OR। पहली हो रही है, दूसरी नहीं हो रही है, पहली नहीं हो रही है, दूसरी हो रही है, या फिर एक भी नहीं हो रही है, तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, NOR बन जाएगा। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है सर कि एडिशनल कंडीशन क्या होती है, बताऊं? बस ये बता दिया, फिर लास्ट पहली एडिशनल कंडीशन क्या है सुनो, इसको भी डायग्राम बना के बताऊंगा मैं। इफ इंडिविजुअल resides in India for at least अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में, प्रीवियस ईयर में नहीं, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में कम से कम कितना दिन इंडिया में रहना चाहिए? 730 दिन होना चाहिए, तो मिला के थोड़ा 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 करके 730 दिन पूरा होना चाहिए। 7 साल में 730 दिन होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर इसका डायग्राम बना के बताऊं तो जैसे ये हमारा प्रीवियस ईयर है, मान लो 23-24 है ना, तो इस साल में नहीं देखना है, प्रीवियस ईयर के कब देखना है? 7 ईयर्स में इंडिया में रहना चाहिए, तो वो कंडीशन पूरी हो गई ऐसा मानेंगे। इजी था ये वाला एकदम। चलो दूसरी कंडीशन क्या बोलती है सुनो, दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? इफ इंडिविजुअल इज resident for at least 2 years during 10 years just before previous year। ये जो कंडीशन है इसके बारे में थोड़ा सा लोग सोच नहीं पाते। यहां पर कोई नंबर ऑफ डेज लिखा है क्या, पहले ये बताओ। जैसे अभी तक की ऊपर की 3 कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा तो वहां पे एक फिक्स नंबर ऑफ डेज दे दिया था, यहां पर क्या बोल रहा है बताओ। अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में किसी भी 2 साल में
ठीक है, किसी भी 2 साल में वो कम से कम क्या होना चाहिए, 2 साल तक रेसिडेंट होना चाहिए। अब कोई भी बंदा रेसिडेंट कब बनता है, जब वो रेसिडेंट कब बनता है, रेसिडेंट कब बनता है वो तो मैंने आप लोगों को बताया ना। कोई भी बंदा रेसिडेंट कब बनता है, जब वो बेसिक कंडीशन में दोनों या दोनों में से कोई एक पूरी कर देगा तो क्या बनेगा, रेसिडेंट बनेगा कि नहीं। मतलब जो एडिशनल कंडीशन है ना, हमारी जो एडिशनल कंडीशन है सेकंड नंबर की, वो घुमा फिरा के वापस हमको कहां ले जाती है, बेसिक कंडीशन में ले जाती है। लेकिन वो प्रीवियस ईयर में नहीं चेक करना पड़ता, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में किसी भी 2 साल में चेक करना रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड मैं और जोड़ रहा हूं, एटलीस्ट, एटलीस्ट के बाद एक वर्ड और जोड़ रहा हूं, एनी। नहीं छोड़ो, इतने में बात पूरी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर डायग्राम बना के बताऊं, प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, 23-24 को, 23-24 के पहले का जो साल है 10 साल, किसी भी 2 साल में उसको क्या होना पड़ेगा, रेसिडेंट होना पड़ेगा, कोई भी 2 साल में। हाँ, नहीं तो आपको किसी भी 1 साल को पहले बेस लेना है। जैसे प्रीवियस ईयर आपका कौन सा साल है, 23-24, तो 23-24 के पहले वाला साल कौन सा होगा, 22-23। तो आपको अभी 22-23 को देखना है। 22-23 में चेक करो रेसिडेंट था कि नहीं था। तो कैसे चेक करते, 22-23 में रेसिडेंट था कि नहीं था, पहली कंडीशन देखेंगे 182 वाला, नहीं हुआ तो फिर 60 वाला देखोगे। तो इस साल में चेक कर लिए, अगर कंडीशन पूरी हो गई तो हाँ रेसिडेंट हो गया। ठीक है, अपने को एटलीस्ट 2 साल देखना है। अब आप 22-23 के पहले कौन सा साल था, 21-22, तो 21-22 में आप वापस से चेक करो कि 182 डेज है क्या। हाँ, बेसिक कंडीशन से देखना है कि वो रेसिडेंट। अब आपको 10 साल तक कंटिन्यू 10 साल का चेक नहीं करना है, किसी भी 2 साल में पता चल गया कि हाँ यार रेसिडेंट है, तो आगे कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है फिर। नहीं, कोई भी 2 साल में चेक कर लो अगर वो रेसिडेंट आ रहा है। इसलिए एटलीस्ट 2 इयर्स लिखा ना, कम से कम 2 साल तक, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। पहले 182 वाला देखेंगे, 182 वाला नहीं हो पाया तो फिर 60 वाले में जाएंगे। हाँ, और दोनों भी हो गया तो, और अपने को अब वहां पे काम बचाना है अपना। पहली अगर पूरी हो जा रही तो दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भी करने से तो रेसिडेंट बन जा रहा है ना। तो ये है भाई पूरे इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने का रूल। ये पूरे आपके बुक में 2.5 पेज में पूरा फैला हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को अब कल की क्लास में इसके ऊपर हम क्वेश्चंस बनाएंगे। इतना मैंने बता दिया ना, इसके बेस पे कम से कम आप लोग 30 से 35 क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, और क्वेश्चन बनाने का तरीका जो है, उसका जो फॉर्मेट है, कैसे बनाना है, पेपर में आएगा तो लिख के कैसे बताना है। अभी तो सिर्फ रूल आपको पता चला है, अभी अनस्ट्रक्चर्ड चीजें दिमाग में गई है। क्वेश्चन जब बनाने बैठोगे ना तो पूरा इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ बनाना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को कल की क्लास में वो सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि ये जो मैंने लिखवाया है ये मैं आप लोगों को भेज देता हूं। पहले चैप्टर का नाम डाल के बढ़िया से, रूल वाली कॉपी अगर अलग बनानी है तो बना लो, प्रैक्टिस वाली कॉपी अलग बनानी है तो वो भी कर लो, नहीं तो एक साथ कंबाइंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और कल की क्लास में, अच्छा, और दूसरा होमवर्क ये है आप लोगों का कि पूरा लर्न भी करके आओगे। तो मैं जैसे पूछ दूंगा फैजल भाई दोनों बेसिक कंडीशन बताओगे। अंश को बोल दूंगा, अंश भाई आप बताओ कि कोई भी बंदा रेसिडेंट कैसे बनता है, तो आपको पूरा बताना है। ठीक है, सेजल से पूछ लूंगा कि एडिशनल कंडीशन बताओ। प्रियंका आपसे पूछ लूंगा कि मेरे को आप वो 3 एक्सेप्शन बता दो कि कब कब 60 के बदले 182 दिन देख, मतलब किसी से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं। ठीक, और किसी से तो पूरा पूछ दूंगा, बताओ पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ। ये याद करना है और लिख कर भी आना है। कल की क्लास में मैं आपको पूरा एक फ्रेमवर्क बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का, प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, और फिर हम बुक के क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।